बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मकालमा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बिन रियाज। नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे उम्मत मुस्लिमा की मादी और रूहानी ताकत के बारे में। हज़ब मामूल हमारे साथ गुफ्तगू में शरीक हैं मेरे साथी मेज़बान काजी मोहम्मद यासिर और अहमद तमजीद अजाज़ी, जबकि इस मौजू पर हमारे साथ गुफ्तगू और रहनुमाई के लिए मौजूद होंगे मारूफ दानिशवर और कॉलम निगार जनाब शाहनवाज़ फ़ारूक़ी साहब। बहुत शुक्रिया शाहनवाज़ साहब। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए, इससे पहले कि हम मादी और रूहानी क़ुव्वत के बारे में गुफ्तगू करें, उम्मत मुस्लिमा का अपनी ख़ुद सेल्फ़ इमेज क्या है? वो ख़ुद अपने आप को किस नज़र से देखते हैं और क्या वो अपनी क़ुव्वत से आगाह हैं या नहीं हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये बहुत अहम सवाल है, इसलिए कि उम्मत मुस्लिमा का जो सेल्फ़ इमेज है, जो उसका तस्वुर ज़ात है, वो बहुत पुअर है इन मानों में कि अगर आप उसकी हकीकत को देखें तो उम्मत मुस्लिमा एक डायनासोर की तरह है। यानी उसकी क़ुव्वत को, उसकी शौकत को अगर आप देखें तो वो डायनासोर की ताकत और शौकत है। लेकिन अगर आप उसके सेल्फ़ इमेज को, अपने तस्वुर ज़ात को देखें तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि वो इस बिसाते ज़मीन के ऊपर वो एक चिड़िया की तरह है, बल्कि शायद चूंटी की तरह है। एक ऐसी चूंटी की तरह कि जिसका एक माजी तो है लेकिन जिसका कोई हाल नहीं है और जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये उम्मत मुस्लिमा का मजमूई एतबार से सेल्फ़ इमेज है और ये ज़ाहिर है कि बहुत ही अफसोसनाक है, इसलिए कि उम्मत मुस्लिमा की हकीकत कुछ और है और उम्मत मुस्लिमा का सेल्फ़ इमेज कुछ और है। क्यों है ऐसा? क्या मसलन ऐसा क्या 14 सदियों में ये तसलसल और तवातुर के साथ इस तरह हुआ है, या कोई अचानक बड़ी ऐसी तब्दीली आई है जिसके नतीजे में हमारा ये सेल्फ़ इमेज इतना बिगड़ गया है? जी, इसका ताल्लुक़ नौबदियाती तजर्बे से है। यानी जो गुज़श्ता 200 साल का तजर्बा उम्मत मुस्लिमा को हुआ है यूरोपियन कॉलोनाइजेशन का, उसने उम्मत मुस्लिमा के इस सेल्फ़ इमेज को जनरेट किया है, तख्लीक़ किया है। और मतलब उसका एक सबब यह है कि इक़बाल ने ग़ुलामी के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही है। इक़बाल ने कहा है कि था जो नाखूब बतदरीज वही खूब हुआ कि ग़ुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। यानी आप ग़ुलामी को अमूमी तौर पर एक सियासी मसला हम समझते हैं, लेकिन इक़बाल ने इस शेर में बात समझाने की कोशिश की कि ग़ुलामी महज एक सियासी मसला नहीं है, बल्कि ये एक तहज़ीबी हकीकत बन जाती है और ज़िंदगी के हर शोबे के ऊपर इसका असर पड़ता है। यहाँ तक कि जो कौमें हैं उनका ज़मीर तब्दील हो जाता है और उसका एक नतीजा ये निकलता है कि वो जो आका होते हैं उनमें आपको खूबियों के सिवा कुछ नज़र नहीं आता, यानी उनके अंदर खूबियाँ ही खूबियाँ नज़र आने लगती हैं। और जो कौम ग़ुलाम बन जाती है उसको अपने अंदर बुराइयों के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। तो जो 200 साल का तजर्बा है उम्मत मुस्लिमा का, उसने उम्मत मुस्लिमा के अंदर ये क्वालिटेटिव तब्दीली पैदा की कि उम्मत मुस्लिमा अपने माजी के बारे में जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हुई, अपने हाल के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हुई और मुस्तक़बिल तो उसको अपना बहुत ही तारीक नज़र आया। तो उसने उसके अंदर जो खूबियाँ थीं, जो उसका तारीख़ी और तहज़ीबी पस मंज़र था, जो इस दुनिया के अंदर उसका कॉन्ट्रीब्यूशन था, वो तमाम का तमाम इस तजर्बे ने गोया मिन्हा कर दिया उसके अकाउंट से और उम्मत मुस्लिमा को लगा कि जैसे कि वो बैंकरप्सी का शिकार हो गई है। तो एक तो इसका सबब ये हुआ। दूसरा सबब ये हुआ इसका कि कॉलोनियल पीरियड के बाद, नौआबादियाती ज़माने के अख्ताम के बाद उम्मत मुस्लिमा सियासी एतबार से तो आज़ाद हो गई, लेकिन कॉलोनियल मास्टर्स को जिन लोगों ने रिप्लेस किया, यानी जो मतलब साम्राज्यी ताकतों के बाद जो लोग इक़्तिदार में आए पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर, वो वही लोग थे कि जो साम्राज्यी ताकतों के पैदा किए हुए गोया दायरे में थे। मतलब वो तमाम वो लोग थे कि जो यूरोपी जो तसव्वुर हयात है, यूरोपी तसव्वुर कायनात है, यूरोपी या मगरबी तसव्वुर इंसान है, उसी को वो मानने वाले, उसी पर वो ईमान लाने वाले लोग थे। तो चुनांचे उन्होंने जो दुनिया तख्लीक़ की उम्मत मुस्लिमा के अंदर, वो उसी गोया नौबादियाती दौर ही का एक तसलसल बन गई। यानी गुज़श्ता 60-70 साल की जो उम्मत मुस्लिमा की तारीख़ है, अगर आप उसको देखें तो वो दरअसल हमारे नौबादियाती दौर ही का एक तसलसल है। तो उन्होंने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने ये किया कि इन्होंने अपनी ताकत को मुस्तहकम करने के लिए, अपने इक़्तिदार को मुस्तहकम करने के लिए उम्मत मुस्लिमा को हिस्सों बखरों में तक़सीम किया। उन्होंने उम्मत मुस्लिमा को सियासी बुनियादों पर तक़सीम किया, तहज़ीबी बुनियादों पर तक़सीम किया, कल्चरल बुनियादों पर तक़सीम किया। उन्होंने उम्मत मुस्लिमा को ज़बान की बुनियाद पर तक़सीम किया। सूबों की सियासत, आप अगर आप पाकिस्तानी के तजर्बे के तनाज़ुर में बात करें, सूबों की सियासत हो रही है, लसानी सियासत हो रही है, यहाँ तक कि अब जो मजहबी मतलब तनाजुर है वो भी उसके अंदर इंडक्ट हो गया। यानी फ़िरक़ों की बुनियाद पर और मसलकों की बुनियाद पर, यहाँ तक कि मकातिब फ़िक्र की बुनियाद पर, फ़िक़्ह की बुनियाद पर तक़सीम किया उम्मत मुस्लिमा को। तो इसके नतीजे में जो उम्मत का तसव्वुर था वो गोया शैटर हो गया, वो बिल्कुल ज़ीरो ज़बर हो गया और उम्मत मुस्लिमा को लगा कि जैसे कि वो एक उम्मत ही नहीं है बल्कि वो ग्रोहों में तक़सीम एक हकीकत है। और उसने उम्मत मुस्लिमा की इज्तिमाई तसव्वुर को चूँकि मिन्हा कर दिया, इसलिए जो इज्तिमाई क़ुव्वत का तसव्वुर था वो भी उम्मत मुस्लिमा के ज़हन से निकल गया। ये दो तारीख़ी असबाब हैं। अच्छा, इसमें प्रैक्टिकली जैसा आपने जिक्र किया कि उम्मत मुस्लिमा को
डिफरेंट लेवल्स पे तकसीम कर दिया गया और मादी एतबार से और प्रैक्टिकल लेवल पे अगर हम देखें तो वो वाकई तकसीम नज़र आती है। तो ये डायनासोर की हैसियत इसकी किस तरह से बनती है, या इसको आप कैसे कहते हैं कि इसकी इतनी क़ुव्वत है मादी तौर पे और रूहानी तौर पे? जी, मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि उम्मत मुस्लिमा की जो भी मतलब इस दुनिया में प्रेजेंस है, यानी रूहानी एतबार से और मतलब मादी एतबार से भी, उसको हम जोड़ कर देखने की अहलियत से महरूम हो गए हैं। यानी हमें लगता है कि ये पाकिस्तान है, ये इंडोनेशिया है, ये मलेशिया है, और इंडोनेशिया एक अलग चीज़ है, मलेशिया एक अलग चीज़ है, पाकिस्तान एक अलग चीज़ है, ईरान एक अलग चीज़ है, सऊदी अरब की एक अलग हकीकत है। हम इस तरह से देखते हैं। लेकिन जो ज़ाहिर है मतलब जो कुरान हमें बताता है, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से या अहादीस मुबारका से हमें इमेजेस मिलते हैं, वो तो यह है कि उम्मत एक जसद वाहिद है, और मतलब इस जसद वाहिद की हर चीज़ एक दूसरे के साथ मुंसलिक है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मत मुस्लिमा जो है वो एक जसद वाहिद है, और इसके जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर आपको तकलीफ़ होती है तो पूरा जिस्म उसकी तकलीफ़ को महसूस करता है। हाथ में अगर कोई तकलीफ़ होती है तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हाथ में वो तकलीफ़ होती है, बल्कि जहन भी उसको महसूस करता है, पूरे वजूद के अंदर आपको वो तकलीफ़ महसूस होती है। तो ये कुरान और सुन्नत से जो हमें इमेज मिलता है उम्मत का, उस तस्वुर को हमने भुला दिया, फरामोश कर दिया, या वो इस तजर्बे के नतीजे में खुद हमारे जहन से महव हो गया, और हमारे जहन में जो इमेज आ गया है वो ये है कि हम मुल्कों में और कौमों में और लसानी वहदतों में बटी हुई एक कौम है, और हमारी कोई इज्तिमाई हकीकत नहीं है। ये मसला है। शहबाज साहब, उम्मत मुस्लिमा की जो कहा जाता है कि मादी वसाइल से माला माल है, तो इतने ज़्यादा मादी वसाइल होने के बावजूद जो है ये कसम पुरसी की ज़िंदगी जो उम्मत मुस्लिमा के मुख्तलिफ ममालिक में लोग गुजार रहे हैं, ये तो एक नफ़ी नहीं है इसकी? नहीं, कसम पुरसी की ज़िंदगी पर तो हम ज़रा बाद में बात करेंगे। पहले तो हमें इस पर बात करनी चाहिए कि उम्मत मुस्लिमा की मादी ताकत है क्या। यानी उम्मत मुस्लिमा एक ऐसी मतलब उम्मत बन गई है कि जिसको खुद ये मालूम नहीं कि उसके पास यानी मादी ताकत उम्मत मुस्लिमा की असल ताकत नहीं है। मैं आपको अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा में ही बता दूं, उम्मत मुस्लिमा की असल ताकत तो उसकी रूहानी ताकत है। लेकिन इस दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं कि मादी ताकत को बड़ी ज़बरदस्त अहमियत हासिल हो गई। इसलिए हम ये कहीं एक मतलब उसलूब बयान के तौर पर ये चीज़ अपने गुफ्तगू में लाने पर मजबूर हैं कि उम्मत मुस्लिमा की को एक बहुत ज़बरदस्त मादी ताकत भी हासिल है। तो मादी ताकत क्या है, यानी उसके भी कुछ नज़ायर और शवाहिद हैं जो हमारे शऊर के अंदर होने चाहिए, इनफरादी शऊर में भी होने चाहिए और इज्तिमाई शऊर में भी होने चाहिए। मिसाल के तौर पर इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के अराकीन की तादाद के एतबार से आप देखिए तो उम्मत यानी पूरी दुनिया की जो गोया वो है, यानी गोया पूरी दुनिया की जो हकीकत है वो ये है कि 200 अक़वाम इस रुए ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं, और इसमें 57 आज़ाद रियासतें सिर्फ मुसलमानों के पास हैं। यानी 200 अक़वाम में 200 मुल्कों की बरादरी में 57 आज़ाद मुल्क मुसलमानों के पास हैं। मतलब ये छोटी सी बात तो नहीं है। आप यूरोपीय यूनियन की बात करें तो यूरोपियन क्लब जो है मतलब कितने अराकीन पर मुश्तमिल है, शायद 28 या 29 उनकी तादाद है, ठीक है। तो आप यानी जो सबसे बड़ा क्लब है यूरोपियन क्लब, उसके अराकीन की तादाद 28 है और उम्मत मुस्लिमा के क्लब के अराकीन की तादाद 57 है, ठीक है। एक तो इसका ये डायमेंशन है। एक डायमेंशन इसका ये है कि उम्मत मुस्लिमा महज 57 आज़ाद रियासतों में ही मतलब मौजूद नहीं है, बल्कि उम्मत मुस्लिमा की अगर आप दीगर मादी वसाइल को एक नज़र देखें तो उम्मत मुस्लिमा के पास इस वक्त तेल के मालूम ज़खायर का कमोबेश 60% मौजूद है, गैस के मालूम ज़खायर का कमोबेश 70% मौजूद है। इसके अलावा उसके पास सोने के ज़खायर हैं, जिप्सम के ज़खायर हैं, चांदी के ज़खायर हैं, तांबे के ज़खायर हैं। पाकिस्तान में कोयले के इतने बड़े ज़खायर हैं कि वो पाकिस्तान की 100 साल की ज़रूरियात का पूरी करने के लिए काफ़ी हैं। तो उम्मत मुस्लिमा के पास गैस और तेल के सिवा भी वसाइल की फरावानी है। अच्छा, उम्मत मुस्लिमा के ज़रा आप जोग्राफ़ी पर आप नज़र डालें। उम्मत मुस्लिमा का जोग्राफ़िया तकरीबन 2 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है, यानी 2 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर की हकीकत रखने वाली उम्मत मुस्लिमा है। और यानी इसको ज़रा सा आप कंपेयर करें दूसरी मुल्कों के साथ, यानी मिसाल के तौर पर चीन का रकबा 95 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, भारत का रकबा 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। तो उम्मत मुस्लिमा, इसका मतलब ये हुआ कि उम्मत मुस्लिमा में 2 चीन और 1 भारत मौजूद है। यानी उम्मत मुस्लिमा की इतनी बड़ी ताकत है कि उम्मत मुस्लिमा में 2 चीन बन सकते हैं और 1 भारत बन सकता है, ठीक है। ये उम्मत मुस्लिमा की गोया जोग्राफियाई वसत का आलम है। अगर आप उम्मत मुस्लिमा के एतबार के हवाले से ये देखना चाहें कि मतलब उम्मत मुस्लिमा की इस ज़मीन के ऊपर, रुए ज़मीन के ऊपर जोग्राफिकल पोजीशनिंग क्या है, तो उम्मत मुस्लिमा इस ज़मीन के ऐन क़ल्ब में मौजूद है।
यानी उसकी लोकेशन इतनी जो स्ट्रैटेजिक एतबार से इतनी फंडामेंटल है कि दुनिया की कोई ताकत ज़मीन के बारे में कोई भी फ़ैसला करते हुए, कोई भी हिकमत अमली वज़ा करते हुए उम्मत मुस्लिमा की प्रेजेंस को, उसकी जोग्राफिकल लोकेशन को नज़रअंदाज कर ही नहीं सकती। यानी चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो रूस हो, चाहे ये तमाम ताकतें जमा हो जाएँ और इस ज़मीन के मुस्तक़बिल के बारे में कोई फ़ैसला करना चाहें तो उन्हें उम्मत मुस्लिमा के को अपने पर्सपेक्टिव में ज़रूर पेश नज़र रखना होगा। उसको नज़रअंदाज करके वो दुनिया के बारे में कोई फ़ैसला नहीं कर सकती। ये उम्मत मुस्लिमा की जोग्राफी एतबार से ताकत का आलम है। उम्मत मुस्लिमा की ताकत का यानी मादी ताकत का एक पहलू ये है कि आपको मालूम है कि बैन अल-अक़वामी तिजारत में आबी गुज़रगाहों का बहुत मरकज़ी किरदार होता है। आबी गुज़रगाहों के बग़ैर दुनिया की कोई कौम जो है वो बैन अल-अक़वामी तिजारत नहीं कर सकती है। दुनिया की 4 बड़ी आबी गुज़रगाहें मुसलमानों के पास हैं, यानी आबनाए बासफोरस, आबनाए हुर्मज़, खलीज अदन और नहर सुएज़। यानी 4 बड़ी आबी गुज़रगाहें मुसलमानों के हाथ में है, उनकी मुट्ठी में है। वो जब चाहें, मतलब गोया अगर वो बंद करना चाहें बैन अल-अक़वामी तिजारत को, तो पूरी बैन अल-अक़वामी तिजारत मुंजमद हो जाएगी। ये मुसलमानों की ताकत का एक और डायमेंशन है। अगर आप ये देखें कि उम्मत मुस्लिमा की जो जोग्राफिकल लोकेशन है उसकी पोजीशनिंग क्या है, पोजीशनिंग उसकी ये है कि हर मुल्क दूसरे मुल्क के साथ जोग्राफी एतबार से मुंसलिक है। यानी उम्मत मुस्लिमा एक जंजीर की शक्ल में वाबस्ता है, इंडोनेशिया से मराकश तक। यानी जहाँ जिधर से भी आप उम्मत मुस्लिमा को नापना या तोलना चाहें, उम्मत मुस्लिमा एक जंजीर की शक्ल में मौजूद है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उम्मत मुस्लिमा मजहबी एतबार से भी एक वहदत है, तारीख़ी एतबार से भी एक वहदत है, तहज़ीबी एतबार से भी एक वहदत है और जोग्राफी एतबार से भी एक वहदत है। यानी उम्मत मुस्लिमा का मजहबी एतबार से, तारीख़ी एतबार से, तहज़ीबी एतबार से भी एक ही माजी है, एक ही हाल है, एक ही मुस्तक़बिल है, और जोग्राफियाई एतबार से भी उम्मत मुस्लिमा का एक ही हाल और एक ही मुस्तक़बिल है। ये बात किसी दूसरी और कौम को इस तरह से मतलब अवेलेबल नहीं है। या मिसाल के तौर पर अगर आप देखना चाहें कि उम्मत मुस्लिमा की आबादी जो है वो उम्मत मुस्लिमा की कितनी बड़ी क़ुव्वत है, आपके पता नहीं बात इल्म है या नहीं है कि 1940 में इस रुए ज़मीन पर मुसलमानों की आलमी आबादी सिर्फ 36 करोड़ थी। आज जब हम यहाँ सन 2012 में बैठकर बात कर रहे हैं तो इस वक्त मुसलमानों की आलमी आबादी अमेरिका के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 1 अरब 57 करोड़ है और ये आबादी कमोबेश 2.5% की शरह से बढ़ रही है। और चुनाचे प्रोजेक्शन एक ये है कि सन 2025 में मुसलमानों की आलमी आबादी 2 अरब नफूस पर मुश्तमिल होगी और मतलब चंद साल के बाद, 40 साल 42 साल के बाद सन 2050 में मुसलमानों की आलमी आबादी 3 अरब नफूस पर मुश्तमिल होगी। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि उम्मत मुस्लिमा नुमेरिकल स्ट्रेंथ के अतबार से, यानी अददी क़ुव्वत के अतबार से भी इस रुए ज़मीन की एक बहुत बड़ी हकीकत है। 3 अरब इंसान जब एक नज़रिए से, एक अक़ीदे से मुंसलिक होते हैं, उनकी एक तारीख़ होती है, एक उनकी तहज़ीब होती है, तो इतनी बड़ी क़ुव्वत को दुनिया की कौन सी क़ुव्वत नज़रअंदाज कर सकती है? और फिर आप ज़मीन के मुस्तक़बिल के बारे में मुसलमानों को नज़रअंदाज करके क्या कोई बात कर सकते हैं आप? अच्छा, अगर आप देखना चाहें कि इस रुए ज़मीन पर अगर हकीकी मानों में कोई एक ऐसी उम्मत है कि जिसको हम वाकई आलमगीर उम्मत कह सकें, तो वो भी सिर्फ उम्मत मुस्लिमा है। यानी चीन जो है वो 1 अरब 30 करोड़ की आबादी रखने वाला मुल्क है, लेकिन 1 अरब उसमें से अगर आप 5-6 करोड़ मुसलमानों को मिन्हा कर लें तो 1 अरब 30 करोड़ की आबादी, 1 अरब 25 करोड़ की आबादी एक ख़ास जोग्राफी के अंदर सुकड़ और सिमट गई है। उससे बाहर उसकी कोई काबिल ज़िक्र प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, या आपके पड़ोस में एक और मुल्क है भारत, 1 अरब 20 करोड़ की आबादी है, उसमें से आप 20 करोड़ या 25 करोड़ मुसलमानों को मिन्हा कर लें तो उनकी आबादी कमोबेश जो है वो 1 अरब बनती है या 95 करोड़ बनती है। लेकिन ये 95 करोड़ या 1 अरब इंसान एक यानी मखसूस जोग्राफी के अंदर महदूद होकर रह गए हैं, इससे बाहर उनकी कोई काबिल ज़िक्र प्रेजेंस नहीं है। लेकिन उम्मत मुस्लिमा की प्रेजेंस दुनिया के तमाम बर्र-ए-आज़मों में इतनी काबिल ज़िक्र है कि उनको नज़रअंदाज करके आप अब दुनिया के मुस्तक़बिल के बारे में कोई बात ही नहीं कर सकते। यानी आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं तो हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी 20 से 25 करोड़ के दरमियान है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो मतलब हिंदुस्तान की सियासत का, हिंदुस्तान की मईशत का, हिंदुस्तान की समाजियात का जुज़्व ला युनफ़िक हैं, उनको नज़रअंदाज करके आप हिंदुस्तान के मुस्तक़बिल के बारे में कोई बात ही नहीं कर सकते। या आप चीन की बात करते हैं तो चीन के बारे में जो इंडिपेंडेंट ज़राए हैं वो कहते हैं कि वहाँ मुसलमानों की प्रेजेंस 5 से 6 करोड़ के दरमियान है और जो उनका सबसे बड़ा सूबा है जिसको आप सिंकियांग कहते हैं, उसका रकबा अगर मुझे सही याद है तो पाकिस्तान के रकबे से 2 गुना ज़्यादा है। इतना बड़ा रकबा मुसलमानों के पास वहाँ पर मौजूद है। ये अगर आप यूरोप के नक्शे पर नज़र डालें, यूरोप के इस वक्त 3 इंपॉर्टेंट मुल्क हैं, यानी फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया। तो फ्रांस में मुसलमानों की प्रेजेंस इस वक्त 60 से 65 लाख के दरमियान है, जो उनकी कुल आबादी का 10% बनती है। ठीक है, यानी फ्रांस की मजमूई आबादी गालिबन 5.5 करोड़ है, उसमें मुसलमानों की प्रेजेंस 60 लाख या 65 लाख के करीब है। तो
मतलब फ्रांस में मुसलमान इतनी बड़ी क़ुव्वत बन चुके हैं कि उनकी मतलब सियासी क़ुव्वत को आज नहीं तो कल उनको तस्लीम करना पड़ेगा, उनकी तहज़ीबी क़ुव्वत को, उनकी सकाफ़ती क़ुव्वत को तस्लीम करना पड़ेगा। और मैं अभी आपके सामने थोड़ा सा आगे चलकर अर्ज़ करूँगा कि उन्होंने वहाँ के कल्चरल लैंडस्केप को किस तरह से और पॉलिटिकल लैंडस्केप को किस तरह से मुतासिर करना शुरू किया हुआ है। या आप जर्मनी की मिसाल लें, जर्मनी में मुसलमानों की प्रेजेंस 30, 40, 45 लाख के लगभग है, क्योंकि ये आदमशुमार इसलिए वेरी कर रहे हैं कि उसमें वो लोग मतलब कि जो वहाँ पर कानूनी एतबार से मुकीम है और गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है कि कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की तादाद ये है और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की तादाद ये है। इसी तरह बरतानिया के अंदर 40 से 45 लाख मुसलमान हैं। यूरोप में इस वक्त मुसलमानों की प्रेजेंस कमोबेश 3 करोड़ है और ये आबादी उनकी बढ़ रही है 2 से 2.5% की शरह से, जो मकामी आबादी की शरह से तकरीबन 2 गुना है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि 20-25 साल में यूरोप के अंदर मुसलमानों की आबादी लगभग 4-5 करोड़ होगी और सन 2050 में मुसलमानों की आबादी 8 से 10 करोड़ के दरमियान होगी यूरोप के अंदर। इस आबादी ने यूरोप के कल्चरल लैंडस्केप पर और उनके पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर जो इम्पैक्ट्स डालना शुरू कर दिए, उससे आप मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से वाकिफ़ होंगे। आप सब वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, मतलब आप सब देख रहे हैं कि वहाँ पर मुसलमानों ने उनके सेकुलरिज़म के तस्वुरात को इतने बुनियादी तौर पर, इतने फंडामेंटली चेंज करना शुरू किया हुआ है कि वहाँ सेकुलरिज़म की डेफिनेशन ही बदल कर रह गई है। सेकुलरिज़म की क्लासिकल डेफिनेशन ये है कि सेकुलरिज़म एक ऐसा तस्वुर हयात है कि जिसमें रियासत और मज़हब एक दूसरे के साथ इंटरप्ले नहीं करते हैं। मतलब रियासत सेकुलर फ्रेमवर्क के अंदर ऑपरेट करने वाली हकीकत है और मज़हब से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ये है ना। और हर सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में या सेकुलर स्टेट के अंदर रहने वाले हर मजहबी अक़लियत को ये इस बात का हक़ होता है कि वो अपने मज़हब के मुताबिक इनफरादी ज़िंदगी बसर करना चाहें तो बसर करें। यानी हिंदू हैं तो अपनी स्क्रिप्चर के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, क्रिश्चियन हैं तो क्रिश्चियनिटी के मुताबिक बसर करें, मुसलमान हैं तो वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। ये सेकुलरिज़म की क्लासिकल डेफिनेशन है। लेकिन जो एंजेला मर्कल ने फरमाया है और जो डेविड कैमरून बरतानिया के वज़ीर आज़म ने फरमाया है, उन्होंने ये कहा है कि यूरोप में मल्टी कल्चरलिज़म का तजर्बा नाकाम हो गया, कसीर सकाफ़ती तजर्बा नाकाम हो गया है। और गोया वो ये कहना चाहते हैं, ये बात कहकर कि अब मुसलमानों को अगर यूरोप में रहना है तो उनको अपना रिलीजन, अपना मज़हब, अपनी तहज़ीब, अपनी तारीख़ अबंडन करनी होगी और उनको यूरोपी अक़दार के तहत ज़िंदगी बसर करनी होगी। और आप देख रहे हैं कि वहाँ कितनी छोटी छोटी बुनियादों के ऊपर इतने बड़े बड़े मसाइल उन्होंने जनरेट कर दिए। मतलब स्कार्फ का मसला मिसाल के तौर पर आप लीजिए कि फ्रांस के अंदर उस पर कानून साजी की नौबत आ गई कि कानून बना दिया उन्होंने कि स्कार्फ पहनने की इजाज़त ही नहीं है। मतलब 1-1.5 मीटर का कपड़ा है स्कार्फ, जिससे सर ही तो ढांपती हैं ना हमारी बच्चियां या ख़वातीन, और क्या करती हैं वो, ठीक है। लेकिन वहाँ उन्होंने उसको इतना बड़ा मसला बना दिया कि वो डिफाइनिंग रियलिटी बन गया वहाँ पर, वहाँ की पॉलिटिक्स के लिए और मतलब मुसलमानों के लिए। और उनका जो सेकुलरिज़म है वो मुसलमान औरत को ये हक़ देने के लिए तैयार नहीं है कि वो अपना सर ढाँप कर निकल सके। नाज़रीन, आज हमने प्रोग्राम में गुफ्तगू की उम्मत मुस्लिमा के मादी वसाइल के बारे में। गुफ्तगू के सिलसिले को अगले प्रोग्राम में आगे बढ़ाएंगे और उम्मत मुस्लिमा की रूहानी ताकत के बारे में जानेंगे। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।